गर्मी की छुट्टियों में देवपुर की भूतिया रातें। ऑथर डॉक्टर संतोष कुमार दाखले। एक प्रस्तावना कहानी का प्रारंभ। कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। कॉलेज का आखिरी दिन था और पूरे कैंपस में एक अजीब सा उत्साह फैला हुआ था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और हर कोई अपनी अपनी योजनाओं में मशगूल था। कुछ दोस्त अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो की छुट्टियों में छुट्टियों में देवपुर की भूतिया रातें। ऑथर डॉक्टर संतोष कुमार दाखले। एक प्रस्तावना कहानी का प्रारंभ। कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। कॉलेज का आखिरी दिन था और पूरे कैंपस में एक अजीब सा उत्साह फैला हुआ था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और हर कोई अपनी अपनी योजनाओं में मशगूल था। कुछ दोस्त अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ ने नए शहर घूमने का प्लान बना लिया था। मैं भी क्लास खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। ठंडी हवा और ठहाकों के बीच अचानक बात शादियों के प्लान पर आ गई। मैंने मस्ती भरे अंदाज में कहा, तुम लोग इस बार मेरे मामा के गांव देवपुर चलो, ऐसा मजा कहीं नहीं मिलेगा। देवपुर, वो कहाँ है? दोस्त अनुज ने उत्सुकता से पूछा। गांव है, लेकिन ऐसा गांव जो तुमने सिर्फ कहानियों में सुना होगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहानी? कैसी कहानी? नेहा ने जिज्ञासा से पूछा। अरे, वहाँ के खेत, नदियाँ और हरियाली तो है ही, लेकिन सबसे मजेदार हैं वहाँ के डरावने किस्से। जैसे गांव की पुरानी हवेली और वो कुआं, जहाँ रात में कोई दिखता तो नहीं, पर हंसने की आवाज जरूर आती है। मेरी बातें सुनकर सबकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। कुछ ने इसे मजाक समझा तो कुछ ने इसे चुनौती, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का रुख मेरी ओर ही था। सबने तय कर लिया कि इस बार छुट्टियों में देवपुर का रुख करेंगे। और यूं, गर्मी की झुर्रियों की एक साधारण शुरुआत हमारे जीवन की सबसे यादगार और रोमांचक यात्रा का कारण बन गई। मुख्य पात्र में अपने दोस्तों को अपने मामा के गांव देवपुर के बारे में रोचक कहानियां सुनाता है। गर्मी की छुट्टियों का माहौल था और कैंटीन में बैठे हम दोस्तों का ग्रुप मस्ती के मूड में था। चाय की चुस्कियों और ठहाकों के बीच अचानक बात घूमने फिरने की आ गई। सभी अपने अपने प्लान्स पर चर्चा कर रहे थे। तभी सोनू ने, जो हमेशा अपनी मजेदार बातों और कहानियों के लिए मशहूर था, अचानक कहा, तुम लोग इस बार मेरे मामा के गांव देवपुर चलो। देवपुर? अनुज ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये कहाँ है? सोनू ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वो गांव है जहां असली एडवेंचर मिलता है। खुले आसमान, हरियाली और नदियों से भरा है, लेकिन असली मजा तो वहां की कहानियों में है। कहानियां? कैसी कहानियां? नेहा ने उत्सुक होकर पूछा। वो पुरानी हवेली की कहानी सुनोगे? लोग कहते हैं कि रात को वहां रोशनी दिखती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। या वो कुएं की कहानी, जहां रात में किसी के हंसने की आवाज आती है। और हाँ, उस बरगद के पेड़ की बात, जहां कोई शाम को रुकने की हिम्मत नहीं करता। सोनू की बातें सुनकर हम सब अवाक रह गए। उसकी आवाज में ऐसा उत्साह और रहस्य था कि हर कोई उस गांव को देखने के लिए उत्सुक हो गया। क्या सच में ऐसा है? पल्लवी ने सहमते हुए पूछा। सच या झूठ, ये तो देखने के बाद पता चलेगा, सोनू ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे ही निर्णय लिया, सबकी आवाज गूंज उठी, चलो इस बार देवपुर चलते हैं। सोनू ने अपनी कहानियों से ऐसा माहौल बना दिया कि देवपुर अब हमारे लिए सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक रोमांचक रहस्य की दुनिया बन चुका था। दोस्तों में गांव घूमने की उत्सुकता बढ़ती है और सभी वहां जाने की योजना बनाते हैं। सोनू की रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनने के बाद दोस्तों में जैसे एक नई ऊर्जा दौड़ गई। देवपुर का नाम सुनते ही हर कोई कल्पना करने लगा, खुली हवा, खेत खलिहान, पुरानी हवेलियां और उन रहस्यमयी किस्सों की दुनिया। यार, ये सब तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, अनुज ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, हम लोग कभी गांव नहीं गए, ये तो एकदम अलग अनुभव होगा, नेहा ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। सोनू ने माहौल को और जोश भरा बनाने के लिए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, हम देवपुर चलेंगे और गांव की हर जगह घूमेंगे। और हाँ, वो पुरानी हवेली में रात बिताने का चैलेंज कौन लेगा? रात बिताना? अरे बाबा, मैं तो बाहर से ही देख लूंगी, पल्लवी ने घबराते हुए कहा। क्यों डरती हो, हम सब साथ रहेंगे, रोहन ने हंसते हुए कहा। धीरे धीरे सबने तय कर लिया कि इस बार की छुट्टियां देवपुर के नाम होंगी।
प्लानिंग शुरू हो गई, कौन क्या लाएगा, कब निकलना है और वहां जाकर कौन कौन सी जगहें देखनी हैं। सोनू ने वादा किया कि वो उन्हें गांव की हर दिलचस्प जगह दिखाएगा, खेतों में झूला झूलाएगा और उस पुराने बरगद के पेड़ तक ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत गांव वाले भी नहीं करते। तो फिर पक्का? सोनू ने पूछा। पक्का, सबने एक साथ जवाब दिया। देवपुर की यात्रा का ख्याल ही सबको रोमांचवित कर रहा था। दोस्तों का उत्साह देखते ही बनता था और अब हर कोई बस जल्द से जल्द उस गांव की ओर निकलने के लिए बेताब था। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ मस्ती और रोमांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और रहस्यमय अनुभव बनने वाला है। समूह 5 लड़के और 3 लड़कियां। हमारा समूह हमेशा मस्ती और रोमांच के लिए मशहूर था। कॉलेज के हर कार्यक्रम या आउटिंग में हमारा यही ग्रुप सबसे ज्यादा जोश और शरारतों से भरा होता था। इस बार गर्मी की छुट्टियों में देवपुर जाने की योजना बनते ही 5 लड़कों और 3 लड़कियों का ये ग्रुप फिर से एक्शन में आ गया। लड़कों में सोनू हमारा लीडर और कहानीकार, जिसकी मामा के गांव की कहानियों ने ही इस पूरे एडवेंचर की शुरुआत की। अनुज हमेशा नई जगहें घूमने के लिए तैयार और मस्ती में सबसे आगे। रोहन अपने चुटकुलों और शरारतों से माहौल हल्का करने वाला। विवेक शांत स्वभाव का लेकिन रोमांच के लिए हमेशा उत्सुक। अमित कैमरा लेकर हर पल को कैद करने वाला, जो ग्रुप का फोटोग्राफर बन गया। लड़कियों में नेहा ग्रुप की सबसे हिम्मती और चैलेंज लेने में आगे। पल्लवी थोड़ी डरपोक लेकिन दोस्ती में सबके साथ कदम मिलाने वाली। साक्षी जिज्ञास और हर चीज को गहराई से समझने की शौकीन। हम सभी अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक चीज जो हमें जोड़े रखती थी, वो था हमारा बेहतरीन तालमेल और हर स्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा। देवपुर की यात्रा के लिए जब ये ग्रुप तैयार हुआ, तो सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लीं। कोई खाने पीने का सामान लाने वाला था, तो कोई रास्ते में गाने प्ले करने के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रहा था। कैमरे, वेग और ढेर सारी मस्ती के साथ हमारा ये समूह गांव के सबसे बड़े एडवेंचर के लिए तैयार था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस हंसी ठिठोली के बीच जो कुछ होने वाला है, वह हमारी दोस्ती और साहस की असली परीक्षा लेगा। 2. गांव पहुंचने की यात्रा। गांव का रास्ता, कच्ची सड़कें, घने पेड़ और रहस्यमयी सन्नाटा। गांव के रास्ते पर हमारी गाड़ी जैसे ही शहर की सीमा से बाहर निकली, माहौल में एक अलग ही बदलाव महसूस हुआ। अब पक्की सड़कों की जगह कच्चे रास्तों ने ले ली थी। चारों ओर घने पेड़ों की कतारें और हरियाली से भरे खेत नजर आ रहे थे। सड़क के दोनों ओर झुके हुए पेड़ जैसे एक प्राकृतिक सुरंग बना रहे थे, जिससे रास्ता और भी रहस्यमय लग रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट किसी अदृश्य कहानी को सुनाने की कोशिश कर रही थी। सड़क कहीं चौड़ी होती, तो कहीं इतनी संकरी की गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी पड़ती। हमारे चारों तरफ छाई खामोशी में सिर्फ गाड़ी की आवाज और कभी कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचते गए, रास्ता और सुनसान होता गया। यार, ये सन्नाटा कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं लग रहा? नेहा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। डरने का नहीं, आनंद लेने का माहौल है, सोनू ने हंसते हुए जवाब दिया। सड़क के किनारे कहीं कहीं मिट्टी के पुराने घर और खाली पड़े झोंपड़े दिखाई देते। लगता था जैसे ये जगह वक्त के साथ रुक सी गई हो। कई बार पेड़ों की छाया इतनी गहरी हो जाती कि सड़क पर सिर्फ अंधेरा नजर आता। यार, अगर रात में यहाँ से गुजरना पड़े, तो सोचो क्या होगा? अनुज ने हल्की घबराहट भरी आवाज में कहा। तभी तो ये गांव और इसका रास्ता इतना मशहूर है। यही तो असली रोमांच है, सोनू ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। जैसे जैसे कच्चा रास्ता हमें देवपुर की ओर ले जा रहा था, हमारी हंसी ठिठोली अब एक गहरी जिज्ञासा और हल्के डर में बदल रही थी। ये रास्ता हमें सिर्फ गांव नहीं, बल्कि किसी रहस्य की ओर खींच रहा था। रास्ते में गांव से जुड़े पुराने किस्से और वहां की रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र। जैसे जैसे गाड़ी कजे रास्तों पर आगे बढ़ रही थी, सोनू ने हमें देवपुर से जुड़े पुराने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था, जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। तुम लोगों ने उस पुरानी हवेली के बारे में तो सुना ही होगा, सोनू ने कहा। कौन सी हवेली? नेहा ने तुरंत पूछा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, जिसे जमींदार की कोठी कहते हैं।
लोग कहते हैं जमींदार की मौत के बाद वहां अजीब चीजें होने लगी। रात में हवेली से रोशनी दिखती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां किसी के कदमों की आहट सुनी है, लेकिन जब देखने गए तो कोई नहीं था। सच में? पल्लवी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। और वो कुआं? सोनू ने बात आगे बढ़ाई। गांव में एक पुराना कुआं है, जिसे हंसता कुआं कहते हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी के हंसने की आवाज आती है। कई लोग वहां झांकने गए, लेकिन अगली सुबह वो मिले ही नहीं। गाड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। और उस बरगद के पेड़ का क्या? अनुज ने रास्ते में गांव से जुड़े हमारे चारों तरफ छाई खामोशी में सिर्फ गाड़ी की आवाज और कभी कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचते गए, रास्ता और सुनसान होता गया। यार, ये सन्नाटा कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं लग रहा? ने आवाज में कहा। तभी तो ये गांव और इसका रास्ता इतना मशहूर है। यही तो असली रोमांच है, सोनू ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। जैसे जैसे कच्चा रास्ता हमें देवपुर की ओर ले जा रहा था, हमारी हंसी ठिठोली अब एक गहरी जिज्ञासा और हल्के डर में बदल रही थी। ये रास्ता हमें सिर्फ गांव नहीं, बल्कि किसी रहस्य की ओर खींच रहा था। रास्ते में गांव से जुड़े पुराने किस्से और वहां की रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र। जैसे जैसे गाड़ी कजे रास्तों पर आगे बढ़ रही थी, सोनू ने हमें देवपुर से जुड़े पुराने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था, जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। तुम लोगों ने उस पुरानी हवेली के बारे में तो सुना ही होगा, सोनू ने कहा। कौन सी हवेली? नेहा ने तुरंत पूछा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, जिसे जमींदार की कोठी कहते हैं। लोग कहते हैं जमींदार की मौत के बाद वहां अजीब चीजें होने लगी। रात में हवेली से रोशनी दिखती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां किसी के कदमों की आहट सुनी है, लेकिन जब देखने गए तो कोई नहीं था। सच में? पल्लवी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। और वो कुआं? सोनू ने बात आगे बढ़ाई। गांव में एक पुराना कुआं है, जिसे हंसता कुआं कहते हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी के हंसने की आवाज आती है। कई लोग वहां झांकने गए, लेकिन अगली सुबह वो मिले ही नहीं। गाड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। और उस बरगद के पेड़ का क्या? अनुज ने साहस दिखाते हुए पूछा। सोनू ने धीमी आवाज में कहा, गांव के पुराने मंदिर के पास एक विशाल बरगद का पेड़ है। कहते हैं वहां शाम के बाद कोई नहीं रुकता। कई बार लोग पेड़ के नीचे किसी परछाई को बैठे हाय देखने का दावा कर चुके हैं। सबसे अजीब बात यह है कि जो भी उस परछाई को देखता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इन किस्सों ने जैसे हमारे सफर को और भी रोमांचक बना दिया था। गाड़ी की खिड़कियों से झांकते हुए हम पेड़ों और रास्तों को एक नए नजरिए से देखने लगे। हर मोड़ पर हमें लग रहा था कि शायद हम उन कहानियों के करीब पहुंच रहे हैं। तो तैयार हो न इन सब का सामना करने के लिए? सोनू ने हंसते हुए पूछा। हाँ, लेकिन डर और उत्सुकता के साथ, रोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा। रास्ते में सुनाए गए इन किस्सों ने गांव की रहस्यमय दुनिया का ऐसा खाका खींच दिया था कि अब हम देवपुर का परिचय, शांत और सुंदर, लेकिन पुरानी हवेलियों और सुनसान इलाकों के कारण रहस्यमय। देवपुर। पहली बार जब मैंने इस गांव का नाम सुना, तो मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। गर्मी की छुट्टियों में मामा मारमी के साथ यहाँ आने का प्लान बना था। मुझे बताया गया कि ये गांव बेहद शांत और खूबसूरत है। चारों ओर हरियाली, एक छोटी सी नदी और दूर तक फैले खेत। सब कुछ किसी कहानी की तरह लगता था। लेकिन इस गांव की असली पहचान उसकी पुरानी हवेलियां और सुनसान इलाके थे। सोनू ने कहानी शुरू करते हुए कहा, देवपुर में कदम रखते ही मुझे इसकी शांति और सादगी ने आकर्षित कर लिया। लेकिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। सोनू ने बताया, गांव के सबसे पुराने हिस्से में कुछ हवेलियां थीं। ये हवेलियां इतनी पुरानी थीं कि उनकी दीवारों पर जमी काई और टूटे फूटे खंभे देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि इन्हें बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन ये हवेलियां सिर्फ खंडहर नहीं थीं, इनके साथ कई कहानियां जुड़ी थीं।
नानी ने बताया था कि इनमें से कुछ हवेलियों में आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। कोई कहता है कि रात को इन हवेलियों में रोशनी दिखाई देती है, तो कोई कहता है कि वहां से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। सोनू ने थोड़ा रुककर कहा, गांव के सुनसान इलाके भी कम डरावने नहीं थे। खेतों के किनारे किनारे जो पगडंडियां थीं, वे दिन में जितनी खूबसूरत लगती थीं, रात में उतनी ही डरावनी। ऐसा लगता था जैसे कोई पेड़ों के पीछे से आपको देख रहा हो। इन रास्तों पर चलते हुए हर कदम पर ऐसा महसूस होता था कि आप अकेले नहीं हैं। सोनू की आंखों में चमक और हल्की सी बेचैनी थी। उसने कहा, देवप्र जितना शांत और सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ की पुरानी हवेलियां और सुनसान इलाके मुझे हर रोज एक नई कहानी सुनाते थे। लेकिन मैं ये जानने को बेताब था कि क्या ये सब सचमुच भूतिया था, या सिर्फ गांव वालों की कहानियां। सोनू की कहानी का ये पहला हिस्सा देवपुर के माहौल का परिचय देता है। वह जगह जो एक तरफ सुंदरता का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ रहस्य और डर का गढ़। आगे की कहानी में सोनू और उसके दोस्तों का सामना उन घटनाओं से होगा, जो उनकी जिंदगी की सबसे भूतिया रातों में बदल जाएंगी। 3. गांव में पहले दिन का अनुभव। मामा का घर, बड़ा और पुराना, दीवारों पर समय की परतें। सोनू ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, देवपुर पहुंचने के बाद हमारा पहला पड़ाव मामा का घर था। मामा का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और एक कच्चा रास्ता था। जैसे ही हमने घर के सामने कदम रखा, मेरी नजर उस विशाल और पुराने घर पर पड़ी। ये घर किसी पुराने महल जैसा दिखता था। दीवारों पर समय की परतें साफ नजर आ रही थीं। सोनू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मामा का घर बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। घर की ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े लकड़ी के दरवाजे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह घर कई पीढ़ियों से खड़ा है। दीवारों पर पड़ी दरारें और छत से लटकते मकड़ी के जाले घर की पुरानी हालत को बयां कर रहे थे। सोनू ने उत्सुकता से बताया, घर के अंदर घुसते ही मेरी नजर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों पर पड़ी, जो ऊपर की मंजिल तक जाती थीं। घर के हर कोने में पुरानी चीजें भरी पड़ी थी, जैसे कि लोहे की संदूक, धूल से ढके पुराने फोटो फ्रेम और लकड़ी के भारी भरकम फर्नीचर। इन चीजों को देखकर ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा ने हंसते हुए बताया कि यह घर उनके दादाजी के समय का है और इसे कभी ठीक नहीं कराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस घर में हर कोना अपनी एक कहानी छपाए हुए है। लेकिन मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस खामोश घर में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। पहले दिन के अनुभव के बारे में बात करते हुए सोनू ने कहा, रात होते ही घर और भी रहस्यमय लगने लगा। पुराने घर की लकड़ी की छत और दरवाजे हर हल्की हवा के साथ चरमरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे घर के अंदर कोई चल रहा हो। मुझे ये सब कुछ रोमांचक भी लग रहा था और डरावना भी। मामा का ये पुराना घर मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। सोनू के लिए मामा का घर एक ऐसी जगह थी, जहां हर दीवार, हर कोना और हर आवाज उसके भीतर एक सवाल पैदा कर रही थी। ये पहला दिन ही इस बात का संकेत दे रहा था कि आने वाले दिन और रातें कितनी दिलचस्प और डरावनी होने वाली हैं। ग्रामीण जीवन का आनंद, खेतों में घूमना, नदी किनारे समय बिताना। सोनू ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाया, देवपुर में बिताया हर दिन अपने आप में खास था। गांव की जिंदगी में जो सादगी और ताजगी थी, वो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। शहर की भीड़-भाड़ और शोर शराबे से दूर, यहाँ की हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह लगती थी। सोनू ने कहा, गांव में रहते हुए सबसे ज्यादा मजा खेतों में घूमने में आया। दूर तक फैले हरे भरे खेत, जिनमें धान और गन्ने की फसल लहराती थी। जब सुबह की ठंडी हवा चलती, तो ऐसा लगता था मानो खेत भी खुशी से झूम रहे हों। मैं और मेरे भाई बहन मामा के साथ खेतों में जाते, जहां मामा हमें फसलों के बारे में बताते। हमें ये देखकर हैरानी होती थी कि कैसे गांव के लोग मेहनत और लगन से अपनी जमीन पर काम करते हैं। सोनू ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, खेतों के बाद हमारी पसंदीदा जगह नदी का किनारा था। ये छोटी सी नदी गांव के पास से बहती थी और इसकी शांत लहरें मानो हर चिंता को बहा ले जाती थीं। हम अक्सर दोपहर का समय वहां बिताते। नदी के किनारे बैठकर पानी में पैर डालना और उसकी ठंडक महसूस करना, यह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कभी कभी हम पानी में छोटे
छोटे पत्थर फेंकते और उनकी उछाल को गिनते। सोनू ने कहा, नदी के पास बड़ी बड़ी छायादार पेड़ थे, जहां हम बैठकर नानी के बनाए पराठे और आम का अचार खाते। वहां का हर पल इतना सुकून भरा था कि समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। गांव के जीवन के बारे में सोनू ने कहा, यहाँ के लोग भी उतने ही सरल और दिलचस्प थे। उनकी बातचीत में अपनापन था और उनकी कहानियों में गांव का इतिहास छिपा हुआ था। खेतों में काम करते किसानों की मेहनत देखकर मैंने जाना कि असली खुशी सादगी और प्रकृति के करीब रहने में है। सोनू के लिए देवपुर का ग्रामीण जीवन एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे प्रकृति और सादगी की खूबसूरती का एहसास कराया। खेतों में घूमना और नदी किनारे समय बिताना न केवल उसकी छटरियों का सबसे खास हिस्सा था, बल्कि यह उसे गांव की जिंदगी से जुड़ने का जरिया भी बना। गांव के बुजुर्गों से सुनी गई डरावनी कहानियां। पुरानी गई प्रकृति के करीब रहने में है। सोनू के लिए देवपुर का ग्रामीण जीवन एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे प्रकृति और सादगी की खूबसूरती का एहसास कराया। खेतों में घूमना और नदी किनारे समय बिताना न केवल उसकी छटरियों का सबसे खास हिस्सा था, बल्कि यह उसे गांव की जिंदगी से जुड़ने का जरिया भी बना। गांव के बुजुर्गों से सुनी गई डरावनी कहानियां। पुरानी हवेली, जहां किसी की परछाई दिखती है। सोनू ने उत्सुकता से कहा, देवपुर में पहले ही दिन हमने गांव के बुजुर्गों से कुछ ऐसी कहानियां सुनी जिन्होंने हमारे अंदर डर और रोमांच दोनों भर दिए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस पुरानी हवेली की थी जो गांव के किनारे सुनसान इलाके में खड़ी थी। सोनू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, नानी ने हमें बताया कि वो हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उस घर को वीरान और भूतिया बना दिया। लोग कहते हैं कि रात के समय उस हवेली में किसी की परछाई दिखाई देती है। कई बार खिड़कियों से रोशनी झलकती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर चल रहा हो। लेकिन जब कोई पास जाकर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। बुजुर्गों की कहानियों ने ग्रुप में खलबली मचा दी। रोहन ने मजाक में कहा, शायद वह परछाई हवेली की सफाई करने वाले भूत की हो। लेकिन पल्लवी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सोनू ने आगे कहा, गांव के एक चाचा ने बताया कि एक बार उन्होंने रात में हवेली के पास से गुजरते हुए किसी के रोने की आवाज सुनी थी। जब उन्होंने अंदर झांकने की कोशिश की तो खिड़की से किसी की परछाई दिखाई दी जो तेजी से गायब हो गई। उसके बाद से उन्होंने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। साक्षी, जो हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करती थी, ने पूछा, क्या ये सच हो सकता है या ये सिर्फ मन का भ्रम है? नेहा ने तुरंत जवाब दिया, ये पता लगाने का एक ही तरीका है, हवेली के पास जाना। सोनू ने कहा, हवेली की कहानियों ने हमारे अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा भर दी थी। हम सबने तय किया कि किसी रात वहां जाकर खुद देखेंगे कि सच में वहां कुछ है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था, क्या होगा अगर वह परछाई सचमुच हमारी राह देख रही हो। ये कहानी का वह मोड़ था जहां पुरानी हवेली का रहस्य उनके एडवेंचर का अगला पड़ाव बनने वाला था। हवेली की परछाई का सच जानने की उनकी यह कोशिश उनकी छटरियों को यादगार और डरावना बनाने वाली थी। कुएं की कहानी, जहां रात में किसी की हंसी सुनाई देती है। सोनू ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, गांव में एक और जगह थी जिसकी कहानियां सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये था गांव के बाहर पुराना कुआं। नानी ने बताया कि यह कुआं कभी पूरे गांव की प्यास बुझाने का जरिया था, लेकिन अब यह वीरान पड़ा है। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि कोई इसमें झांकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ये कुआं सिर्फ अपनी गहराई के लिए नहीं, बल्कि रात में सुनाई देने वाली हंसी के लिए जाना जाता है। सोनू ने कहा, नानी ने हमें चेतावनी दी थी कि रात के समय कुएं के पास न जाना। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक महिला, जो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इस कुएं में गिर गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह हादसा था, तो कुछ का मानना है कि उसने खुद छलांग लगाई थी। लेकिन उसके बाद से जब भी रात होती है, इस कुएं से किसी के हंसने की आवाजें आती हैं। रोहन ने तुरंत मजाक में कहा, शायद वह भूत हमसे मजाक करना चाहती है। लेकिन पल्लवी ने डरते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? सोनू ने कहा, गांव के एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि कई बार लोग रात में इस कुएं के पास से गुजरते हुए उहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है।
जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुएं से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ अंधेरा नजर आया। साक्षी ने उत्सुकता से पूछा, क्या किसी ने कभी यह पता लगाने की कोशिश की कि यह आवाजें क्यों आती हैं? सोनू ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाए। कहते हैं कि जैसे ही वे कुएं के पास जाते हैं, उनके चारों तरफ अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है और हंसी की आवाजें तेज हो जाती हैं। नेहा, जो ग्रुप की सबसे हिम्मती लड़की थी, ने कहा, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। अगर यह सच है तो ये हमारे एडवेंचर का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन पल्लवी ने डरते हुए कहा, क्या होगा अगर वह आवाज सच में किसी भूत की हो? सोनू ने कहानी को खत्म करते हुए कहा, कुएं की यह कहानी हमारे एडवेंचर में एक और रहस्य जोड़ चुकी थी। अब हमारे सामने सवाल था, क्या ये सिर्फ गांव की एक और डरावनी कहानी थी, या कुएं की गहराई में सचमुच कुछ ऐसा था जो हमें अपनी ओर खींच रहा था? कुएं की इस रहस्यमय कहानी ने सोनू और उसके दोस्तों के एडवेंचर को और भी रोमांचक बना दिया। अब ये देखना बाकी था कि क्या वे कुएं की हंसी का रहस्य सुलझा पाएंगे या ये कहानी उनके लिए किसी और रहस्यमय रात की शुरुआत होगी। 4. डरावने किस्सों की शुरुआत। रात में दोस्तों का एक दूसरे को डराने का खेल। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, देवपुर की डरावनी कहानियां सुनने के बाद हमारे अंदर डर और उत्साह दोनों भर चुके थे। दिन के समय तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। उस अंधेरे और सन्नाटे में हम दोस्तों ने एक खेल शुरू किया, एक दूसरे को डराने का। सोनू ने बताया, हम सब मामा के घर की छत पर इकट्ठा होते थे। ऊपर से पूरा गांव और आसपास के सुनसान इलाके साफ नजर आते थे। आसमान में तारे झिलमिलाते थे, लेकिन चारों ओर ऐसा सन्नाटा होता था कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे जाती थी। इसी माहौल में हमने डरावनी कहानियां सुनाने का खेल शुरू किया। सोनू ने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत थी। नेहा ने भी एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने पुरानी हवेली के एक भूत का जिक्र किया। उसने कहा कि वह भूत सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो वहां जाने की हिम्मत करते हैं। नेहा ने कहानी को इतने जोश और यकीन के साथ सुनाया कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ, जब अनुज और रोहन ने मिलकर हमें सचमुच डराने की योजना बनाई। सोनू ने बताया, जब हम सब कहानियों में खोए हुए थे, तभी अचानक अंधेरे में एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। पल्लवी डर के मारे चीख पड़ी और साक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वह परछाई पास आई, तो देखा कि यह अनुज और रोहन थे, जिन्होंने खुद को चादर में लपेट रखा था। उनकी यह हरकत देखकर हम सब पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगे। सोनू ने कहा, रात के इस खेल में डर और मजाक का ऐसा मेल था, जिसने हमारे एडवेंचर को और भी मजेदार बना दिया। लेकिन इस खेल के दौरान हमें एक अजीब सी बात महसूस हुई। जब रोहन और अनुज अपनी शरारत में लगे थे, तब हमें सचमुच ऐसा लगा जैसे छत के कोने में कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। डराने का ये खेल जहां एक तरफ दोस्तों के बीच मस्ती और हंसी का कारण बना, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा कर गया, क्या सच में कोई था जो उन्हें देख रहा था, या ये सिर्फ उनका भ्रम था? देवपुर की रातें अब और भी रहस्यमय होती जा रही थीं। हवा में किसी के चलने की आवाज। सोनू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवपुर में हमारा हर दिन जितना मजेदार था, रातें उतनी ही रहस्यमय होती जा रही थीं। लेकिन उस एक रात ने तो जैसे हमारी हिम्मत की परीक्षा ले ली। वह रात अब भी मेरी यादों में ताजा है। सोनू ने बताया, उस दिन हम सबने मामा के घर के आंगन में सोने का फैसला किया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में चांद बादलों के बीच छिपा हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हम सबने सोचा कि खुले आसमान के नीचे सोने का मजा ही कुछ और होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि यह रात हमारे लिए एक अजीब अनुभव लेकर आएगी। रात के करीब 2 बजे, जब सब गहरी नींद में थे, सोनू की आंख अचानक खुल गई। उसने चारों तरफ देखा, सब सो रहे थे। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे कोई हवा में चल रहा हो। यह आवाज न तो पत्तों की सरसराहट थी, न ही किसी जानवर के चलने की। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी, जैसे किसी के कदम धीरे धीरे आंगन के चारों ओर घूम रहे हों।
सोनू ने धीरे से नेहा को जगाया और पूछा, तुमने ये आवाज सुनी? नेहा ने आंखें मलते हुए कहा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पास ही चल रहा हो। अब तक अनुज और रोहन भी जाग चुके थे। रोहन ने मजाक में कहा, शायद ये हवेली वाला भूत है जो हमें देखने आया है। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर महसूस हो रहा था। सोनू ने कहा, हम सबने एक साथ कान लगाकर सुना। आवाज अब और साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। लेकिन जब हमने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। हवा भी अब रुक चुकी थी, लेकिन कदमों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। पल्लवी, जो पहले से ही डरपोक थी, घबराकर बोली, यह आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं? क्या सच में कोई है? साक्षी ने कहा, यह शायद हमारा भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर यह सच है तो हमें इसका पता लगाना चाहिए। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो टॉर्च लेकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। अब डर और बढ़ चुका था। सोनू ने कहा, हम सब सन्नाटे में बैठ गए। आवाजें धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन उस रात हम में से कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होने पर मामा ने हमें बताया कि यह आवाजें पहले भी कई बार सुनी गई हैं। गांव के लोग इसे हवा का भूत कहते हैं, जो हर रात अपना चड़कवर पूरा करता है। सोनू ने कहानी खत्म करते हुए कहा, उस रात हमने जाना कि डर सिर्फ आंखों से दिखने वाली चीजों से नहीं होता, बल्कि वह महसूस भी किया जा सकता है। हवा में किसी के चलने की वह आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। देवपुर की यह रात दोस्तों के लिए एक ऐसा अनुभव बन गई जिसने उनके एडवेंचर को और भी रहस्यमय बना दिया। अब सवाल ये था कि क्या ये सच में किसी भूत की मौजूदगी थी, या ये सब उनकी कल्पना का खेल था। घर के बाहर अचानक कुत्तों का भौंकना। सोनू ने कहा, देवपुर की हर रात अपने साथ कुछ न कुछ अजीब लेकर आती थी। एक ऐसी ही रात, जब हम मामा के घर के आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे, बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। यह आवाजें इतनी तेज और अजीब थीं कि हमारी बातचीत वहीं रुक गई। सोनू ने उस रात का दृश्य याद करते हुए कहा, गांव में कुत्तों का भौंकना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात की बात कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते किसी चीज को देखकर डर गए हों। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि डर भी साफ झलक रहा था। नेहा ने सबसे पहले कहा, ये कुत्ते आखिर इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई जानवर होगा बाहर? लेकिन सोन ने महसूस किया कि आवाजें सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव के कुत्ते एक साथ किसी चीज को देखकर भौंक रहे हों। रोहन ने मजाक में कहा, शायद ये हवेली वाला भूत कुत्तों को भी परेशान करने निकला है। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुत्तों की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। साक्षी ने थोड़ी घबराहट से कहा, क्या हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, या ये सब हमें अनदेखा कर देना चाहिए? पल्लवी ने तुरंत कहा, नहीं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। यह आवाजें सुनकर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। सोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो खिड़की से झांक कर देखते हैं। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, तो रात का सन्नाटा और अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। कुत्ते गांव की गलियों में इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य चीज का पीछा कर रहे हों। अनुज ने कहा, ये तो बहुत अजीब है। अगर कोई जानवर होता तो अब तक दिख जाता, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नेहा ने कहा, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुत्ते ऐसी चीजों को देख सकते हैं जो इंसानों को नहीं दिखती। क्या ये सच हो सकता है? सोनू ने बताया, हम सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कुत्तों का भौंकना धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन हमारे दिलों में डर और सवाल दोनों बढ़ गए थे। मामा ने अगली सुबह हमें बताया कि गांव में जब भी कुत्ते इस तरह भौंकते हैं, तो लोग मानते हैं कि कोई अशुभ साया गांव के आसपास घूम रहा होता है। सोनू ने कहा, उस रात हमने पहली बार महसूस किया कि देवपुर की रातें जितनी शांत दिखती थीं, उतनी ही रहस्यमय और डरावनी भी थीं। कुत्तों का अचानक भौंकना हमारे लिए एक और ऐसा अनुभव बन गया जिसने इस एडवेंचर को और गहराई दे दी। देवपुर की इस घटना ने दोस्तों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या सच में वहां कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से परे था।
गांव की हवेली में एक रात बिताने की चुनौती स्वीकार करना। सोनू ने उत्साह और डर के मिश्रण के साथ कहा, हमारे एडवेंचर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हमने गांव की पुरानी और सुनसान हवेली में एक रात बिताने की चुनौती स्वीकार की। ये वही हवेली थी जिसकी कहानियां सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सोनू ने बताया, ये हवेली गांव के बाहर थी, जहां कोई भी दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, तो कभी किसी के हंसने की। और जो भी वहां गया, वह कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गया या फिर उसने वहां के अनुभव के बारे में कभी बात नहीं की। साहित्य प्रेमियों के लिए खास पेशकशा। यदि आप दुर्लभ उपन्यासों, प्रेरणादायक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों और अनुवादित साहित्य की खोज में हैं तो हमारे विशेष टेलीग्राम इतिहास उपन्यास से संबंधित https://t.me/hindibooks_library साहित्य प्रेमियों के कहानियां सुनने नहीं आए हैं। छोटे ओ रानी सोनू के लिए https://t.me/re नेहा, जो ग्रुप की सबसे हिम्मती लड़की थी, ने इस चुनौती को सबसे पहले स्वीकार किया। उसने कहा, अगर यह सच में इतनी डरावनी जगह है, तो हमें वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। आखिर हम यहाँ सिर्फ कहानियां सुनने नहीं आए हैं। सोनू, अंज और रोहन ने भी उसकी बात का समर्थन किया। लेकिन पल्लवी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही विचार है। अगर वहां सचर में कुछ हुआ तो। अमित, जो हमेशा अपने कैमरे के साथ तैयार रहता था, ने कहा, अगर हम वहां गए तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। अगर कुछ हुआ तो हमारे पास सबूत होगा। साक्षी ने भी जिज्ञासा के चलते इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। हवेली तक का सफर। सोनू ने कहा, अगली रात हमने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें रखी और हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ता अंधेरे और झाड़ियों से भरा था। हवेली दूर से ही दिख रही थी, टूटी फूटी दीवारें, जाले से ढके खिड़की दरवाजे और चारों तरफ सन्नाटा। जब वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो नेहा ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का माहौल और भी डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में मकड़ियों के जाले झूल रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। हवेली के अंदर, सोनू ने कहा, हमने एक बड़े से कमरे को चुना जहां हम सब ने बैठने का फैसला किया। कमरे के कोनों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। रोहन ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया, शायद ये जाले में फंसे भूत हैं। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी हमें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। नेहा ने तुरंत कहा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। लेकिन पल्लवी ने डरते हुए कहा, नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए। आखिरकार नेहा, सोनू और अंज ने ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर की सीढ़ियां चरमराती हुई लग रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोकना चाह रहा हो। जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई खिड़की या हवा का झोंका नहीं था। नेहा ने झूले को हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, एक अजीब सी ठंडक उसके हाथों में महसूस हुई। रात का सबसे डरावना पल। नीचे बैठे अमित और रोहन ने अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, हवेली के अंदर की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और हवा का तेज झोंका कमरे में घुस गया। सोनू ने कहा, उस रात हमने महसूस किया कि डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता। हवेली में बिताई वह रात हमारे लिए एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। सुबह होते ही हमने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन हम सबके मन में एक सवाल रह गया, क्या वह सब सिर्फ हमारी कल्पना थी या सच में वहां कुछ ऐसा था जो हमें देख रहा था। देवपुर की उस पुरानी हवेली में बिताई गई रात ने दोस्तों के एडवेंचर को और भी रोमांचक और डरावना बना दिया। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। 5. रहस्यमय हवेली की यात्रा। दोस्तों का समूह साहसिक यात्रा पर निकलता है। सोनू ने कहा, देवपुर की पुरानी हवेली के किस्से हमारे लिए किसी रोमांचक पहेली की तरह थे। गांव वालों की कहानियां सुनकर हमारा जिज्ञास मन हमें वहां जाने के लिए उकसा रहा था।
नेहा ने सबसे पहले इस साहसिक यात्रा का प्रस्ताव रखा और उसकी हिम्मत देखकर हम सबने भी अपनी डर को किनारे रखकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। यात्रा की तैयारी। सोनू ने बताया, हमने यात्रा के लिए पूरी तैयारी की। टॉर्च, रस्सी, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर हम सब रात के समय मामा के घर से निकले। हवेली गांव के बाहरी इलाके में थी, जहां तक जाने के लिए एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था। रास्ते में सिर्फ झड़ियों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें थीं। अनुज, जो हमेशा मस्ती में सबसे आगे रहता था, ने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का भ्रम है। लेकिन रोहन ने तुरंत मजाक करते हुए कहा, हाँ, ये बात हवेली का भूत भी सुन रहा होगा और हम पर हंस रहा होगा। उनकी इस बात पर सबने हंसने की कोशिश की, लेकिन मन में छिपा डर हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। हवेली का पहला दृश्य। जब दोस्तों का समूह हवेली के पास पहुंचा, तो वह जगह अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। टूटी फूटी दीवारें, जाले से ढकी खिड़कियां और हवेली के चारों ओर उगाए जंगल ने उस जगह को और डरावना बना दिया था। हवेली के गेट पर पहुंचकर नेहा ने कहा, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं, तो अब पीछे नहीं हटेंगे। सोनू ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल से भरा फर्श, कोनों में मकड़ियों के जाले और एक अजीब सी गंध ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। हवेली के अंदर का अनुभव। सोनू ने कहा, हमने तय किया कि पहले पूरे ग्राउंड फ्लोर का मुआयना करेंगे। हवेली के अंदर का हर कोना किसी अनकही कहानी को बयां कर रहा था। दीवारों पर धुंधले निशान और टूटे हुए फर्नीचर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई बड़ी घटना घटी हो। रोहन ने मजाक करते हुए कहा, कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं छुपा। लेकिन उसकी बात का जवाब देने से पहले ही हवा में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबके कदम ठिठक गए। नेहा ने धीरे से कहा, शायद ये हवा की आवाज है। लेकिन सोनू ने महसूस किया कि यह आवाज किसी इंसान के चलने जैसी थी। असली रोमांच की शुरुआत। अचानक हवेली के ऊपर वाली मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। अमित ने तुरंत कैमरा ऑन किया और कहा, ये तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए। नेहा और अनुज ने हिम्मत दिखाते हुए ऊपर जाने का फैसला किया। सोनू, रोहन और बाकी लोग नीचे ही रुके। ऊपर पहुंचने पर नेहा और अनुज ने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। वहां कोई खिड़की या हवा का झोंका नहीं था जो इसे हिला सके। अनुज ने कहा, ये तो सच में अजीब है। लेकिन नेहा ने झूले को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने झूले को हाथ लगाया, उसे एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। यात्रा का अंत। नीचे खड़े सोनू और बाकी दोस्तों ने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पल्लवी डर के मारे रोने लगी और रोहन ने कहा, ये जगह सच में अजीब है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नेहा और अनुज ने जल्दी से नीचे आकर सबको बताया कि ऊपर का माहौल और भी डरावना था। सबने एकमत होकर फैसला किया कि अब और देर करना ठीक नहीं है। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, चारों तरफ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा हो। सोनू ने कहा, उस रात हम सबने महसूस किया कि डर सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि ऐसी जगहों में भी होता है जहां अनकही घटनाएं छुपी होती हैं। हवेली की वह यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक साहसिक अनुभव नहीं, बल्कि एक रहस्यमय अध्याय बन गई। देवप्र की उस रहस्यमय हवेली ने दोस्तों को एक ऐसा अनुभव दिया जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सवाल ये था, क्या वह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या सच में हवेली में कुछ ऐसा था जो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। सोनू ने कहा, जैसे ही हम देवप्र की पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने हमारा स्वागत किया। अंदर का नजारा ऐसा था जैसे समय वहां रुक गया हो। हर कोना किसी अनकही कहानी को बयान कर रहा था। टी खिड़कियां और दीवारों के पुराने निशान। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। उनके शीशे जगह जगह से गायब थे और जो बचे हुए थे वे धूल और जालों से ढके हुए थे। हवा के झोंके से खिड़कियों की टूटी चौखटें बार बार हिल रही थीं, जिससे एक अजीब सी कर्कश आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने ली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। उनके शीशे जगह जगह से गायब थे और जो बचे हुए थे वे धूल और जालों से ढके हुए थे।
हवा के झोंके से खिड़कियों की अटूटी चौखटें बार बार हिल रही थीं, जिससे एक अजीब सी कर्कश आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने निशान थे, जो किसी आग, खरोंच या किसी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहे थे। कुछ जगहों पर दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और अक्षर दिख रहे थे, जिनका मतलब समझ पाना मुश्किल था। साक्षी ने ध्यान से देखते हुए कहा, ये निशान किसी साधारण चीज के नहीं लगते। शायद यहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा जो अब तक अनसुलझा है। पल्लवी ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। फर्श पर पड़े अजीब चिन्ह। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर कई अजीब चिन्ह साफ नजर आ रहे थे। ये चिन्ह गोल घेरे के आकार में बने हुए थे, जिनके बीच में त्रिकोण और अन्य अजीब आकृतियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ कोई अनुष्ठान किया हो। अमित ने कैमरे से उन चिन्हों की तस्वीरें खींचते हुए कहा, ये तो किसी तांत्रिक अनुष्ठान के निशान लगते हैं। क्या ये वही जगह है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब होता है? सोनू ने फर्श पर बने निशानों को ध्यान से देखते हुए कहा, गांव वालों ने हमें बताया था कि इस हवेली में कभी एक तांत्रिक ने कुछ क्रियाएं की थी और उसके बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। हो सकता है ये चिन्ह उसी समय के हों। माहौल का बढ़ता डरावना प्रभाव। जैसे जैसे वे हवेली के ओर बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता गया। दीवारों पर बने निशान, टूटी खिड़कियां और फर्श पर पड़े चिन्ह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो सांस लेने में मुश्किल कर रही थी। नेहा ने कहा, ये जगह किसी पुरानी डरावनी फिल्म की तरह लग रही है, लेकिन यह असली है। रोहन ने मजाक में कहा, शायद ये चिन्ह हमें यहाँ से भागने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन उसकी बात पर कोई हंसा नहीं। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। सोनू ने कहा, उस रात हवेली का हर कोना हमें यह एहसास दिला रहा था कि हम यहाँ के मेहमान नहीं, बल्कि घुसपैठिए हैं। फर्श पर पड़े हुए अजीब चिन्ह और दीवारों के निशान हमारे लिए सिर्फ एक रहस्य नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी की तरह लग रहे थे। देवपुर की इस हवेली में बिताए गए हर पल ने दोस्तों के दिलों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ा दी थी। हवेली का ये डरावना माहौल उनकी यात्रा का सबसे यादगार और डरावना हिस्सा बन गया। अचानक किसी के चलने की आहट। सोनू ने कहा, देवपुर में बिताई गई हर रात एक नई कहानी बन जाती थी, लेकिन उस रात की बात ही कुछ और थी। हवाओं में सन्नाटा था और दूर कहीं से झींगरों की आवाजें आ रही थीं। हम सब मामा के घर की छत पर लेटे हुए तारों को निहार रहे थे, जब अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रखकर चल रहा हो। उद्धरण चिन्ह। सोनू ने हल्की फुसफुसाहट में कहा,क्षा तुमने भी सुना? नेहा ने तुरंत उठते हुए कहा, हाँ, यह आहट तो बिल्कुल पास से आई है। पल्लवी डरते हुए बोली, कोई जानवर होगा शायद। लेकिन सोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये आवाज किसी इंसान के चलने जैसी थी। अब सबकी सांसें थमी हुई थीं। हर कोई शांत बैठकर उस आहट को फिर से सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे छत के नीचे कोई धीरे धीरे घूम रहा हो या ऑर्गन में टहल रहा हो। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो नीचे जाकर देखते हैं। लेकिन पल्लवी ने तुरंत उसे रोका, नहीं, कहीं सचमुच कुछ अजीब हुआ तो। सोनू ने कहा, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, शायद कोई शरारत कर रहा हो। नेहा ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आहट अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब वे आंगन तक पहुंचे, तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है भूत हमसे छिप गया। लेकिन तभी पीछे की ओर से कुछ खड़खड़ाहट हुई। सबने पलट कर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। साक्षी ने हल्के स्वर में कहा, क्या ये हमारा भ्रम हो सकता है? सोनू ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन यह आहट किसी और चीज की ओर इशारा कर रही थी। उस रात किसी को ठीक से नींद नहीं आई। बार बार वही आहट सभी को सुनाई देती रही। अगली सुबह मामा ने बताया कि कई बार रात के सन्नाटे में लोगों ने ऐसा ही महसूस किया है, जैसे कोई आसपास टहल रहा हो। गांव के लोग इसे छछाया का भ्रम कहते थे। सोनू ने कहानी खत्म करते हुए कहा, वह आहट अब भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
क्या वह सिर्फ हमारा डर था, या सचमुच वहां कोई अनदेखी परछाई हमारे आसपास घूम रही थी? देवपुर की यह रहस्यमय आहट उस रात का सबसे डरावना अनुभव बन गई, जिसने उनके एडवेंचर को और भी रोमांचक और रहस्यमय बना दिया। एक पुराना बक्सा मिलता है, जिसमें कुछ प्राचीन सामान और एक पत्र होता है। बरसों से वीरान पड़ी हुई उस पुरानी हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। कमरों की दीवारें सीलन से भरी थीं, खिड़कियों के पर्दे हवा के झोंकों से हिल रहे थे, और हर कोने में धूल की मोटी परतें जमा थीं। विवेक और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों की अनगिनत कहानियां सुनी थी, कभी भूतों की तो कभी किसी गुप्त खजाने की। आज उन्होंने ठान लिया था कि हवेली के रहस्य को सुलझाकर ही लौटेंगे। देखो, यहाँ तो कुछ है, रोहन ने कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। सबकी नजरें उस लकड़ी के पुराने बक्से पर जा टिकी, जो आधा टूटा हुआ था और धूल में सना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। पल्लवी ने झिझकते हुए कहा, शायद हमें इसे नहीं छेड़ना चाहिए। साहित्य प्रेमियों के लिए खास पेशकश। यदि आप दुर्लभ, प्रेरणादायक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों और अनुवादित साहित्य की खोज में हैं, तो हमारे विशेष टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अनमोल साहित्य का आनंद लें। हमारे चैनल में आपको मिलेगा अद्वितीय और दुर्लभ जाने। कृपया आरी साहित्य प्रेमियों के लिए आइब्री। लेकिन सोनू और विवेक का उत्साह रुकने वाला नहीं था। उन्होंने बक्से का जंग लगा ताला तोड़ दिया। बक्सा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और सबने अंदर झांका। बक्से के अंदर अंदर कुछ पुराने कपड़े, कांसे के बर्तन और कुछ पीली पड़ चुकी चिट्ठियां रखी हुई थीं। सबसे ऊपर एक सुंदर लेकिन घिसा पिटा छोटा सा आईना रखा था, जिसकी सतह अब धुंधली हो चुकी थी। साक्षी ने एक पत्र उठाया। कागज बेहद नाजुक था और अक्षर हाथ से लिखे हुए थे। उसने धूल झाड़ते हुए पढ़ना शुरू किया। प्रिय लीला, जब ये पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचे, तो समझो कि मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुका हूँ। ये बक्सा तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इसमें हमारी यादें कैद हैं, वो चूड़ियां जो तुम्हें पसंद थी, माँ का दिया वह कांसे का लोटा, और ये आईना जो तुम्हारे चेहरे पर चांदनी की तरह चमकता था। लेकिन ये केवल सामान नहीं है। ये हवेली और यह बक्सा एक राज को भी छिपाए हुए हैं, जिसका जवाब हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर मिलेगा। मैं लौटकर नहीं आ सका, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम उस राज की सुलझा पाओगी। तुम्हारा राजेश। ऊपरी मंजिल का राज, सोनू ने चकित होकर कहा। विवेक ने तुरंत फैसला किया, हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। हवेली के पुराने चरमराते सीढ़ियां चढ़ते हुए सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आखिरी कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिस पर वही आईना जैसा निशान बना हुआ था। जब उन्होंने अलमारी खोली, तो एक और गुप्त तहखाना मिला। ये क्या है? रोहन की आवाज धीमी पड़ गई। वहां एक और छोटा संदक रखा था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मिट्टी और एक और छोटा पत्र था। कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। अगर तुम इसे ढूंढ रहे हो, तो समझो ये हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। बक्से का सामान और पत्र उन्हें सोच में डाल चुका था। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी, या हवेली के अतीत में सचमुच कुछ ऐसा था, जो अब भी अनसुलझा था? उस दिन के बाद विवेक और उसके दोस्त हवेली से तो लौट आए, लेकिन बक्से का रहस्य और हवेली के राज का डर उन्हें कई दिनों तक सताता रहा। 6. भूतिया घटनाएं बढ़ती हैं। विवेक और उसके दोस्तों का हौसला धीरे धीरे जवाब देने लगा था। हवेली में अजीब घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। रात का समय था। कमरे के हर कोने में गहरी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच हल्की हल्की आहटें सुनाई दे रही थीं। दरवाजे का खुलना साक्षी ने सबसे पहले नोटिस किया कि हवेली के बंद दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल रहे थे। कभी किसी कोने में से हल्की आवाज आती, तो कभी दरवाजे की किवाड़ें जोर से धमाके के साथ बंद हो जाती। ये आवाजें कैसी हैं? पल्लवी ने कांपते हुए कहा। रोहन ने कहा, कोई मजाक कर रहा है शायद। लेकिन उसकी आवाज में खुद ही भरोसा नहीं था। अंधेरे में साया अचानक विवेक की नजर हवेली के गलियारे के अंधेरे कोने पर गई। वहां कुछ हलचल सी हुई। वो देखो, विवेक ने चिल्लाते हुए इशारा किया। सबकी नजर उस ओर गई। अंधेरे में कोई साया था। वह हल्का सा हिल रहा था, मानो कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। जैसे हरी रोशनी उस कोने पर पड़ी, साया गायब हो गया।
दोस्तों का बिखरना। डर के मारे सभी दोस्त घबरा गए। कोई किसी को आवाज देता तो कोई खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। डर के मारे उनके कदम ठिठक गए थे और अब तक एक दूसरे का साथ टूट चुका था। हर कोई अपने अपने डरावने अनुभव से जूझ रहा था। सबसे डरावना क्षण तभी सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साक्षी गायब हो गई। साक्षी कहाँ है? विवेक ने घबराकर पूछा। सब एक दूसरे को देखने लगे। आखिरी बार साक्षी को नीचे के बड़े हॉल में देखा गया था, लेकिन वह अचानक हवा में गायब हो गई, मानो उसे कोई खींचकर ले गया हो। तलाश शुरू होती है। डर को किनारे रखकर सभी दोस्तों ने साक्षी को ढूंढना शुरू किया। हवेली के हर कमरे और कोने में उन्होंने आवाज लगाई, साक्षी तुम कहाँ हो? कमरे की सीढ़ियां उतरते हुए रोहन ने बाहर की ओर इशारा किया। शायद वो बाहर गई हो। सब भागते हुए हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां पास ही एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें साक्षी दिखाई दी। वह जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। साक्षी का मिलना, साक्षी। पल्लवी ने दौड़कर उसे हिलाया। विवेक और रोहन ने उसे उठाया। उसकी सांसें धीमी थीं और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, मानो उसने कुछ बहुत भयावह देख लिया हो। हमें इसे तुरंत यहाँ से बाहर ले जाना होगा, विवेक ने कहा। उस डरावने माहौल में हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। दोस्तों के मन में एक ही सवाल था, साक्षी वहां पहुंची कैसे? क्या कुएं के पास कोई ताकत थी जो उसे वहां ले गई थी? हवेली की ये घटनाएं अब किसी मजाक या अफवाह से कहीं ज्यादा डरावनी लगने लगी थीं। सभी को एहसास हो चुका था कि उन्होंने उस हवेली में कदम रखकर शायद किसी बड़ी मुसीबत को बुला लिया है। 7. रहस्य का खुलासा। हवेली में साक्षी के बेहोश मिलने के बाद विवेक और उसके दोस्तों को एहसास हो गया कि अब समय आ गया है इस जगह के पीछे छिपे रहस्यों को जानने का। डर के बावजूद उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद लेने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों की कहानी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ, जो लगभग 80 वर्ष के थे, उन्हें हवेली के अतीत के बारे में सब कुछ पता था। विवेक ने जब उनके पास जाकर सारी बातें बताई तो बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। तुम लोगों को उस हवेली में नहीं जाना चाहिए था। वो जगह शांत नहीं है, बाबा ने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने बताया कि यह हवेली आज से करीब 50 साल पहले एक समृद्ध परिवार का घर हुआ करती थी। उस परिवार के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह और उनके परिवार के सदस्य अचानक एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। गांव वालों का मानना था कि उनके गायब होने के पीछे कोई अज्ञात शक्ति थी। उस कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है। गांव के लोग मानते हैं कि कुएं में आत्माएं बसी हुई हैं। वो हवेली भी उसी श्राप के कारण वीरान हो गई। बाबा ने कहानी पूरी की। कुएं और हवेली से जुड़ा भूतिया सच। बुजुर्गों की बात सुनने के बाद विवेक और दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें हवेली में उस पत्र की सच्चाई पता करनी होगी। वो पत्र जो पुरानी संदूक में मिला था, उसमें एक दर्द भरी कहानी लिखी हुई थी। ये बदले की आग थी जिसने इस परिवार को तबाह कर दिया। ठाकुर प्रताप सिंह के एक नौकर का परिवार उनके जुल्म का शिकार हुआ था। ठाकुर ने किसी झगड़े में उस नौकर के परिवार को कुएं में फेंकवा दिया था। नौकर की आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी और उसने श्राप दिया कि यह हवेली कभी सुखी नहीं रहेगी। पत्र के आखिरी शब्दों ने सबकी रूहें कौंप दी। जब तक इस हवेली में श्रापित आत्माओं की शांति नहीं होगी, ये डरावनी घटनाएं चलती रहेंगी। बदले की कहानी का खुलासा। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये सिर्फ भूतिया घटनाएं नहीं थीं, बल्कि अन्याय का बदला था, जो आत्माओं की शांति छीन चुका था। हमें उनकी आत्माओं को मुक्त करना होगा, विवेक ने दृढ़ता से कहा। समूह ने तय किया कि वे कुएं के पास जाकर एक पूजा करेंगे और आत्माओं से माफी मांगेंगे। समूह का साहस और एकता। विवेक, पल्लवी, रोहन और साक्षी ने डर को पीछे छोड़कर हवेली के पीछे स्थित कुएं की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने बाबा रघुनाथ की मदद से गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने विशेष मंत्रोच्चार के साथ आत्माओं की शांति के लिए पूजा की।
पूजा के दौरान हवेली में हलचल होने लगी। दरवाजे फिर से जोर से खुलने बंद होने लगे। हवाओं का शोर तेज हो गया और कुएं के पानी से अजीब सी आवाजें आने लगीं। लेकिन पंडित जी के मंत्र पूरे होते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली और कुएं के चारों ओर पसरे अंधेरे में एक अद्भुत सुकून छा गया। घटनाओं का अंत। उस रात के बाद हवेली में कोई भूतिया घटना नहीं हुई। ऐसा लगा मानो श्रापित आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। गांव के लोग विवेक और उसके दोस्तों की बहादुरी के लिए उनकी तारीफ करने लगे। हवेली के रहस्य का अंत हो चुका था। साक्षी ने कहा, शायद वो आत्माएं बस न्याय चाहती थीं। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हमें डर से भागना नहीं चाहिए। कभी कभी सच सामने लाने के लिए साहस की जरूरत होती है। उनकी यह कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई कि साहस और एकता से सबसे डरावने रहस्यों का भी अंत किया जा सकता है। कहानी का समापन। पूजा के बाद हवेली और कुएं के चारों ओर का माहौल पूरी तरह शांत हो गया था। हवा में अब वह अजीब सा सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी शांति महसूस हो रही थी। विवेक, पल्लवी, रोहन और साक्षी ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने उनका आभार जताया। बाबा रघुनाथ ने कहा, तुम लोगों ने जो किया वो सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। इन आत्माओं को तुम्हारी वजह से मुक्ति मिली। गांव के लोग उन्हें विदा करने के लिए बस स्टॉप तक आए। उनके चेहरों पर एक अजीब संतोष था, लेकिन दोस्त जानते थे कि इस गांव और हवेली के साथ बिताए गए समय को वे कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों का गांव से विदा लेना। सुबह की हल्की धूप में चारों दोस्त अपना सामान उठाकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। पल्लवी ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और कहा, ये जगह जितनी डरावनी थी उतनी ही यादगार भी। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने ये सब कर दिखाया। साक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ अनुभव हमें जिंदगी भर के लिए सिखा जाते हैं। ये भी वैसा ही एक अनुभव था। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबने मिलकर डर को हराया। यही हमारे साथ हमेशा रहेगा। सभी के जीवन में अनुभव का प्रभाव। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए चारों दोस्त खामोश बैठे थे, लेकिन उनके दिमाग में हवेली के हर एक पल की यादें घूम रही थीं। वो अंधेरे में सुनाई देने वाली आहटें, कुएं के पास साक्षी का बेहोश मिलना, गांव के बुजुर्गों की दिल दहला देने वाली कहानी, और अंत में आत्माओं को मुक्ति दिलाने का अनुभव। यह अनुभव उन्हें डर से भागने के बजाय उसका सामना करने की सीख दे गया था। अब वे पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रहे थे। पल्लवी को लगा कि यह अनुभव उसे अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने का साहस देगा। रोहन को लगा कि उसने टीम वर्क और दोस्ती का असली मतलब समझा है। साक्षी को एहसास हुआ कि कभी कभी डर के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी होती है। विवेक के लिए यह एक ऐसा सफर था जिसने उसे आत्मविश्वास और नेतृत्व की एक नई पहचान दी। गांव की ओर आखिरी नजर। बस धीरे धीरे गांव से बाहर निकल रही थी। दृश्य हवेली अब भी वीरान खड़ी दिखाई दे रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए विवेक ने कहा, आखिरकार हवेली को भी शांति मिल गई। लेकिन तभी पल्लवी की नजर हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। उसने चौंकते हुए कहा, तुम लोगों ने भी देखा क्या? बाकी दोस्तों ने भी उस खिड़की की ओर देखा। वहां एक हल्का सा साया दिखाई दिया, जैसे कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। कुछ पल के लिए सबकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर जैसे ही बस ने मोड़ काटा, हवेली उनकी नजरों से ओझल हो गई। रोहन ने हंसते हुए कहा, शायद वो हमें अलविदा कहने आया था। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस उनके किरदार चले जाते हैं। एक यादगार सफर का अंत। बस गांव की सीमा को पार कर गई, लेकिन हवेली और वहां बिताया हर लम्हा उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। ये सिर्फ एक रहस्यमय अनुभव नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफर था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। और हवेली, वह अब भी वहां खड़ी थी, अपनी कहानियों और रहस्यों को संभाले हुए। शायद किसी और के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ कहानियां डरावनी होती हैं, पर कभी कभी डर के पीछे छिपा सच हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। साहित्य प्रेमियों के लिए खास पेशकश। आरी साहित्य राय। साहित्य प्रेमियों के लिए खास वाय साहित्य वाय।